तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की जो कहानी है, इस कहानी को गिनीज बुक में भी जगह दी गई है। इस दुनिया में बहुत सारे चमत्कार होते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने हैं जहाँ पे कोई उम्मीद दूर दूर तक नज़र नहीं आती, वहाँ पे भी लोग बच जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ दूर दूर तक नहीं लगता कि ऐसे किसी की मौत हो सकती है, वहाँ लोगों की जान चली जाती है। तो ये सारे करिश्मा चमत्कार है जो पता नहीं ऊपर बैठा हुआ जो करता है, और वो हम सब बारी बारी से सुनते हैं, देखते हैं। कई बार ऐसे चमत्कार, ऐसे करिश्मे पर यकीन भी नहीं होता। लेकिन आज की जो कहानी है, थोड़ी बहुत ऊंचाई नहीं, 33,000 फुट, 33,000 फुट। सोचिए, आमतौर पे जो प्लेन उड़ता है उसकी ऊंचाई इतनी होती है, 30, 33, 35। तो 33,000 फुट की ऊंचाई कितनी होगी, और वहां से कोई गिरे और बच जाए, ये किसी करिश्मे चमत्कार से कम नहीं है। तो ऐसी अजूबे कहानी को आप तक रखूं, आपके सामने पेश करूं, उससे पहले आपको कुकू एफएम के बारे में फिर एक बार याद दिला दूं, क्योंकि कुकू एफएम पे भी ऐसी कहानियाँ आती हैं। तो कुकू एफएम ऐप पे भी आप कहानियाँ सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप देखें। क्राइम तक फैमिली मेम्बर के लिए क्राइम 50 है। तमाम अलग अलग फील्ड की रहस्य, रोमांच, इस तरह की जो कहानियाँ हैं, बायोग्राफी, ऑडियो बायोग्राफी, तो कुकू एफएम ऐप पर आप सुन सकते हैं। तो मौका मिले तो सुनिए, और ज़रूर सुनिए। आज की जो कहानी है, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है। जब ये खबर छपी थी तो याद है पूरी दुनिया हैरान थी, हैरतज़दा थी कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या। जिसने भी सुना यकीन नहीं कर रहा था, पर यह कहानी बिल्कुल सच्ची है। सर्बिया, बेहद ठंड इलाका जहाँ पे पड़ता है, मौसम वैसे ही है वहाँ। उसी में एक जगह है बेलग्रेड। तो उसी सर्बिया के बेलग्रेड शहर में पैदा हुई एक लड़की जिसका नाम है वेस्ना बुलोविक। वेस्ना बुलोविक एक अच्छे खासे घर में पैदा हुई। उसके बाद पढ़ाई लिखाई की। इत्तेफाक से एक बार उसे लंदन जाने का मौका मिला, और वो फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठी। जब वो फ्लाइट में बैठी तो भी उसकी सोच बदल गई। उसने सोचा कि अभी मैं, उसको पहले ये था कि मेडिकल की पढ़ाई करूँगी, डॉक्टर बनूँगी। लेकिन उसे लगा कि नहीं, ये फ़्लाइट अटेंडेंट वाला काम बहुत सही है। आसमान में उड़ो, नई नई जगह घूमो, नए नए लोगों से मिलो, और है एडवेंचरस जॉब है ये, एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट का, इवन पायलट का भी, क्रू मेंबर जो सारे हैं उनका भी। तो फिर उसने तय किया, वेस्ना ने, कि वो फ्लाइट अटेंडेंट बनेगी। इसके बाद वो लौट कर आई, अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर उसने अब वहाँ के एयरलाइंस के लिए एग्ज़ाम देना शुरू किया। तभी उसे पता चला कि रिटन एग्ज़ाम के अलावा एक मेडिकल टेस्ट भी होता है। अब यहाँ आकर वेस्ना थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि वेस्ना की तबीयत शुरू से ऐसी थी कि उसको लो ब्लड प्रेशर का इशू था। ब्लड प्रेशर हमेशा उसका ज़्यादातर लो होता था। अब फ्लाइट अटेंडेंट के लिए ज़रूरी है कि मेडिकली फ़िट हो, और लो ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब उसके कई ऐसे फ़्लाइट अटेंडेंट्स जो उसकी दोस्त थी, उसने जानकारी उनकी इकट्ठी करनी शुरू की। तो फिर उसे पता चला कि अगर लो ब्लड प्रेशर मेडिकल टेस्ट में आ गया तो फिर उसे नौकरी नहीं मिलेगी, और वो इस नौकरी के लिए बिल्कुल पागल थी। खैर, इसने एक वहाँ के बड़े एयरलाइंस के लिए अप्लाई किया। रिटन टेस्ट इसने पास कर लिया। अब बारी आई मेडिकल टेस्ट की। मेडिकल टेस्ट में जाने से उसे पहले पता था कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से शायद ये नौकरी ना मिले। तो यहाँ उसने एक चालाकी की। उसने, किसी ने बताया उसे, वो मेडिकल टेस्ट पे जाने से पहले उसने खूब सारी कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उसके बाद जाकर उसी दौरान उसने मेडिकल टेस्ट दिया। अब इतनी सारी कॉफ़ी पी कर आई थी, लो ब्लड प्रेशर का है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। मेडिकल टेस्ट हुआ, मेडिकल टेस्ट में वो पास हो गई। अब रिटर्न में ही पास, मेडिकल टेस्ट में ही पास, उसका सपना पूरा हो गया। उसको फ़्लाइट अटेंडेंट में नौकरी मिल गई, और वो वहाँ की एक बेहतरीन एयरलाइंस में फ़्लाइट अटेंडेंट के तौर पे काम करने लगी। उसके बाद उसे एक से एक फ़्लाइट मिलने लगी, वो अपना उड़ान भरने लगी। करीब 8 महीने बीत गए। 8 महीने तक उसने अलग अलग काम किया। 8 महीने के बाद आखिरकार उसके काम को देखते हुए उसे क्रू मेंबर बना दिया गया। अब ये एक टेक्निकल टर्म है। तो वो क्रू मेंबर थी फ़्लाइट की। इसके बाद अब उसका आना जाना अपना ज़्यादा हो गया, सैलरी भी बढ़ गई।
अब तक ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, उसका ड्रीम पूरा हो चुका था, फ्लाइट अटेंडेंट थी, हवा में उड़ रही थी। लेकिन ये सब कुछ एक रोज़ अचानक बदल जाता है। तारीख थी 26 जनवरी, हमारे रिपब्लिक डे, और साल 1972, 26 जनवरी 1972, यानी कि करीब करीब 50 साल पुरानी कहानी है। तो 50 साल पहले 1972, 26 जनवरी, एक क्रू मेंबर के तौर पर जिस एयरलाइंस में काम कर रही थी वेस्ना, उसमें उसकी ड्यूटी लगी। और उस दिन ये जिस फ्लाइट में इसकी ड्यूटी लगी वो फ्लाइट थी जेट फ्लाइट 367 उड़ान नंबर, और इसे जाना था उस दिन स्वीडन के स्टॉकहोम से सर्बिया के बेलग्रेड के बीच। अब सर्बिया के बेलग्रेड के बीच में और स्वीडन के स्टॉकहोम से उड़ान भरनी थी। शॉर्ट डिस्टेंस था, और उस दिन कुल पैसेंजर जो थे वो 26 थे प्लेन में, और बाकी 4 क्रू मेंबर थे, तो करीब 30 लोग। अब 30 लोग जेट फ्लाइट 367 की उड़ान में बैठते हैं और स्टॉकहोम से सर्बिया के बेलग्रेड के लिए ये प्लेन उड़ान भरती है। उड़ान भरने के बाद मौसम भी ठीक, सब कुछ ठीक था। करीब 46 मिनट बीत चुके थे। कुछ वक्त के बाद ही अब डेस्टिनेशन आना था और प्लेन को लैंड करना था बेलग्रेड में। 46 मिनट पास हो चुके थे। इस दौरान में अब जो क्रू मेंबर है वो पैसेंजर्स को सर्व कर रहे थे जो भी उस वक्त खाने पीने की चीज़ें। सब कुछ ठीक था, मौसम साफ, पायलट भी अपना कमांड पे। लेकिन 46वें मिनट उड़ान के भरने के ठीक बाद अचानक प्लेन के लगेज में जो नीचे का हिस्सा होता है, जहाँ पे सामान होता है, एक ज़ोर के धमाके की आवाज़ आती है। उस वक्त वेस्ना जो है वो खाने पीने की ट्रॉली को पैसेंजर को सर्व कर रही थी। अचानक नीचे लगेज के एरिया में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ, और धमाका इतना तेज़ था कि इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अगले कुछ सेकंड के अंदर उस प्लेन के 3 टुकड़े हो गए। वो प्लेन 3 टुकड़ों में बदल गया। और उस वक्त इस प्लेन की ऊंचाई थी, हाइट जो थी 33,000 फुट, ज़मीन से 33,000 फुट की ऊंचाई पर। और ये प्लेन इत्तेफाक से उस वक्त चेकोस्लोवाकिया के आसमान में उड़ रहा था। धमाका, प्लेन के 3 टुकड़े, प्लेन के सामान और पैसेंजर समेत अब लोग हवा में, और हवा से अब वो ज़मीन की तरफ तेज़ी से आ रहे हैं। सारे लोग नीचे गिरे। प्लेन का जो मलबा गिरा वो वहाँ पे एक गांव था जो चेकोस्लोवाकिया का। तो जब ये उस गांव के पास गिरा जहाँ पे, वहाँ पे बर्फ़ की मोटी चादर थी मौसम की वजह से, और पहाड़ी इलाका था, बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी। अचानक जलता हुआ प्लेन नीचे गिरा, अलग अलग हिस्सों में मलबा गिरा। दूर गांव से लोगों ने देखा आसमान से आग का शोला और नीचे की तरफ आ रहा है। लोग उस स्पॉट की तरफ भागे जहाँ पे प्लेन का मलबा गिरा था, और इन्हीं में एक शख्स था ब्रूनो हॉन्क। ब्रूनो हॉन्क दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने बाकायदा हिस्सा लिया था चेकोस्लोवाकिया की तरफ से, और उस वॉर में ये एक मेडिकल एक्सपर्ट्स के तौर पर शामिल हुए थे, एक सेना के तौर पर नहीं बल्कि एक डॉक्टर के तौर पर। तो प्लेन का मलबा नीचे गिरा, मलबे में आग है, मलबा बिखरा पड़ा हुआ है, छितरा पड़ा हुआ है। गांव के लोग भागते हैं, उनमें से एक ब्रूनो हॉक भी उसी गांव में अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो भी मलबे की तरफ भागते हैं। हर तरफ लाशें पड़ी थी। लेकिन अचानक किसी के कराहने की आवाज़ ब्रूनो हॉक के कानों तक आती है। बर्फ़ की चादरों के बीच, मलबों के बीच वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन है। उजाला था उस वक्त, रोशनी थी, दिन का वक्त था। धीरे धीरे कराहने की आवाज़ उनके करीब आती जाती है। आखिरकार आवाज़ उनके जब बेहद करीब आई तो उन्होंने देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि कराहने की आवाज़ तो आ रही है लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा है। प्लेन के मलबे, बाकी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई चारों तरफ। फिर अचानक उनकी नज़र प्लेन की एक ट्रॉली पर पड़ी, जिस ट्रॉली में खाने पीने का सामान प्लेन में सर्व करते हैं क्रू मेंबर। तो उन्होंने देखा कि शायद इस ट्रॉली के नीचे से आवाज़ आ रही है। ब्रूनो हॉक ट्रॉली के करीब गए। जब करीब गए तो देखते हैं कि एक लड़की उस ट्रॉली के बीच में आधी फंसी हुई है, बुरी तरह ज़ख्मी है, लेकिन वो कराह रही है। ये इकलौती आवाज़ थी किसी इंसान की जिंदा होने का सबूत जो कराह रहा है।
बाकी हर तरफ खामोशी थी, लाशें थी, जल चुकी थी। लेकिन ये लड़की न जली, न ही इसने दम तोड़ा, बल्कि अब तक कराहने की आवाज़ आ रही थी। ब्रूनो हॉन्क ने अपने गांव के बाकी लोगों को आवाज़ दी। लोग आए। चूँकि एक डॉक्टर थे, बड़ी हिफाजत और नज़ाकत के साथ उन्होंने इस लड़की को बाहर निकाला उस ट्रॉली से। बाहर निकालने के बाद तब तक गांव वालों ने पुलिस और प्रशासन को खबर कर दी थी कि यहाँ कोई प्लेन जलता हुआ गिरा है। तो एम्बुलेंस और बाकी चीज़ें भी गांव तक पहुँच गई थी। इस घायल लड़की को फिर उठाकर उन्हें एम्बुलेंस के ज़रिए फ़ौरन नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। जब वहाँ ले जाया गया तो लड़की ज़िंदा थी। डॉक्टरों ने देखा उसके दिमाग में गहरी चोट थी, दोनों पैर की हड्डियाँ टूटी हुई थी, मांसपेशियाँ फट गई थी, शायद टेम्परेचर और इतने ऊपर से गिरने का जो इम्पैक्ट था। इसके बाद उस लड़की को फर्स्ट एड दिया गया। फर्स्ट एड देने के बाद, एड नहीं एड, वो लड़की अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टरों को लगा कि थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, लेकिन वो होश में नहीं आई। करीब 2 हफ्ते बीत गए, वो लड़की होश में नहीं आई। दरअसल वो कोमा में चली गई थी और उसी हॉस्पिटल में थी। इसके बाद जब छानबीन और इधर प्लेन क्रैश होने की पूरी खबर फैल गई तो फिर पता चला कि इस पूरे हादसे में तमाम लोगों की मौत हो गई है और एक जो इकलौती लड़की बची है जिंदा, उसकी उम्र है 23 साल, एयरलाइंस की तरफ से बताया गया, और उसका नाम है वेस्ना ब्लोविक, वही सर्बिया की रहने वाली। अब लोग हैरान हैरतज़दा, अखबारों में खबर आई इस प्लेन क्रैश की और साथ में ये भी कि एक लड़की 33,000 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरी है, लेकिन अस्पताल में और कोमा में है। उम्मीद किसी को भी नहीं कि बच जाएगी, ये था कि यहाँ तक बच गई, यही बहुत है। अब इकलौती इस प्लेन क्रैश में बची वेस्ना का इलाज शुरू हुआ। इलाज चलता रहा। जैसा मैंने कहा, लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी। धीरे धीरे हफ्ता महीना बीता। ठीक 10 महीने के बाद वेस्ना को डॉक्टरों ने पूरी तरह से फिट करार दिया और वो जिंदा बच गई। हाँ, कुछ चीज़ों के साथ। इस हादसे ने ऐसा किया कि वो जिंदगी में शायद दोबारा कभी मां नहीं बनेगी, डॉक्टरों ने कहा। पैराशूट के साथ भी वो नहीं गिरी थी। अब कई जगहों पे चोट थी, वो उसके साथ जिंदगी भर साथ रहेगी। और सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि वो मां नहीं बनेगी। अब उसके बचने के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कि आखिर 33,000 फुट की नीचे ऊंचाई से गिरकर वेस्ना बची कैसे। तो पता चला कि उसे 3 चीज़ों ने बचाया। 3 ऐसी चीज़ थी जिसने इस चमत्कार या इस करिश्मे को अंजाम दिया। पहला, जब प्लेन के लगेज में धमाका हुआ तो उस धमाके से प्लेन के 3 टुकड़े हुए। उनमें से एक टुकड़े में वेस्ना फंस गई और उस वक्त वो ट्रॉली पे सामान दे रही थी मुसाफिरों को जो प्लेन में बैठे हुए थे, खाने पीने का। धमाके के इम्पैक्ट की वजह से उसका आधा जो शरीर था वो ट्रॉली के अंदर घुस गया। ट्रॉली स्टील की और प्लेन का एक हिस्सा उस ट्रॉली के पास आकर अटक गया। अब एक तरफ प्लेन का एक मलबा और दूसरी तरफ ट्रॉली, उनके बीच में फंसी हुई है वेस्ना। और उसके बाद टुकड़े के साथ ये ट्रॉली और वो प्लेन का मलबा जिसमें वो फंसी हुई है, वो ऊंचाई से नीचे गिरती है। जब वो नीचे गिरती है, पहली चीज़ इसने बचाई। दूसरी चीज़, 33,000 फुट की ऊंचाई पर जो तापमान होता है माइनस में होता है। अगर आप उस वक्त हवा के संपर्क में आए तो दिल फट जाता है, मांसपेशियों फट जाता है, बचने के कोई चांस नहीं है। लेकिन वेस्ना बच गई। उसकी वजह ये थी, उसकी शायद एक चोरी। क्रू मेंबर बनने के लिए, मेडिकल टेस्ट पास करने के लिए उसे पता था कि वो लो ब्लड प्रेशर की शिकार है, मरीज़ है। उसने खूब कॉफ़ी पीकर मेडिकल टेस्ट पास कर लिया और इसी लो ब्लड प्रेशर की उसकी बीमारी ने उसे ज़िंदगी दे दी। लो ब्लड प्रेशर की वजह से जब ये हुआ कि ये प्लेन क्रैश किया, तापमान इतना था, तो लोगों का उधर ऑक्सीजन और बाकी ना होने से ब्लड प्रेशर बढ़ता गया और ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिल एक तरह से फट गया, बाकी चीज़ों ने काम करना बंद कर दिया, लोग मर गए। उनमें से आधे से ज़्यादा लोग तो ऊपर ही मर गए। लेकिन ये लो ब्लड प्रेशर था। जब ये हादसा हुआ तो इसका ब्लड प्रेशर जो था वो उतने लेवल पे आ गया जो आम लोगों का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, तो इसलिए इसे कुछ नहीं हुआ। लो ब्लड प्रेशर ने वेस्ना की ज़िंदगी बचा ली। अब जब ये नीचे गिरी, जो तीसरी चीज़ जिसने बचाई, ये ट्रॉली और उसके बीच में फंसी हुई है। जिस जगह पे ये गिरी, यूगोस्लाविया के उस गांव में, वहाँ पे बर्फ़ की मोटी चादरें थी और वो बर्फ़ मुलायम, जब आप स्नोफॉल होता है आपने देखा है, तो सख्त और हार्ड भी नहीं,
कि गिरकर आदमी को चोट लगे और वो मर जाए। तो वो एक तरह से वो जिसमें खेलते हैं, हम बर्फ़ उछाल कर एक दूसरे को फेंकते हैं, तो वहाँ गिरी, तो वहाँ पे भी चोट नहीं लगी। तो इन 3 चीज़ों ने इस चमत्कार को अंजाम दिया और इस तरीके से व्यसना की जान बच गई। अब व्यसना ने इस चमत्कार के ज़रिए अपनी जान तो बचा ली, 10 महीने हॉस्पिटल रही। 10 महीने के बाद फिर उसकी ज़िंदगी की कहानी शुरू होती है। अब वो वापस आती है, एयरलाइंस में भी सारे लोग वेलकम करते हैं। फिर उसे कहते हैं कि वो कहती है कि मुझे वापस ड्यूटी दी जाए। उसे वापस से एयरलाइंस में ड्यूटी दी जाती है, लेकिन सिर्फ वो एक ही उड़ान और भरती है। उसके बाद एयरलाइंस वाले उसे ड्यूटी से हटा देते हैं। उसकी वजह ये थी कि पूरी दुनिया में व्यसना का नाम इस हादसे और इस हादसे में इकलौती जिंदा बची शख्स के तौर पर मशहूर हो गया था। लोग इसे चमत्कार और क्या क्या कह रहे थे। हर शख्स उसकी तस्वीर देख चुका था, क्योंकि अखबारों में हर जगह आया। तो जब वो पहली बार वापस ड्यूटी पर लौटी तो लोगों को पता चला कि ये वो व्यसना है जो एक प्लेन क्रैश में जिंदा बची थी। जैसे ही वो आई, लोगों के जहन में वो प्लेन क्रैश घूमने लगा और उनमें से बहुत सारे लोग डरने लगे और डर गए कि अरे ये वही है, कहीं फिर ना प्लेन क्रैश हो जाए। तो लोगों के डर को देखते हुए एयरलाइंस के मैनेजमेंट ने यह तय किया कि जब जब ये प्लेन में उड़ेगी क्रू मेंबर के तौर पर, तो फिर पैसेंजर्स जो है वो पुरानी चीज़ें याद करेंगे, उस हादसे को याद करेंगे, उस प्लेन क्रैश को याद करेंगे। इसलिए अच्छा है कि इसे उड़ान न दिया जाए। और इसी वजह से फिर एयरलाइंस ने उसे कहा कि तुम यहाँ नहीं, तुम कुछ और डेस्क वर्क कर लो। तो उसने डेस्क वर्क करना शुरू किया। अब ये सिलसिला चलता रहा। 1985 में व्यसना का नाम आखिरकार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जुड़ा, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरकर इससे पहले कोई जिंदा नहीं बचा था। तो जब ये सारी चीज़ें साबित हो गई, प्रूफ हो गया, तो 85 में गिनीज बुक ने व्यसना का नाम अपने उसमें डाला और कहा कि ये दुनिया की सबसे ऊंचाई से गिरकर बचने वाली इकलौती इंसान है। हालांकि खुद व्यसना जो है अपने आप को खुशकिस्मत नहीं मानती है, जिसको कहा गया था कि बहुत ही लकी और सारी चीज़ें। उसने कहा कि बेशक इस हादसे में वो बच गई, लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी जो हंसती खेलती थी वो सब खत्म हो गई। वो उसे पता था कि कभी माँ नहीं बन पाएगी, इसके बावजूद उसने शादी की, लेकिन माँ ना बन पाने की वजह से ये रिश्ता बहुत दिन तक चला नहीं, फिर उसका तलाक हो गया। कई ऐसी उसको इस वजह से चोट जो उसकी ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहा, उसका इलाज कराते कराते उसके माँ बाप की मौत हो गई। और फिर लास्ट में ये हुआ कि वह खुद एक कमरे में रहने को मजबूर हो गई। इस दौरान में फिर यूगोस्लाविया में एक आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन में भी इसने हिस्सा लिया और वहाँ के विद्रोही गुट की तरफ से आवाज़ उठाई सरकार के ख़िलाफ़। और इस आंदोलन में प्रदर्शन करने के लिए एयरलाइंस ने 1990 में उसे नौकरी से निकाल दिया। अब उसके बाद वह फुल पॉलिटिक्स करने लगी, लेकिन फिर धीरे धीरे बीमारी और उम्र में भी उसका साथ नहीं दिया। 2016 में 2016 में यानी करीब 6 साल पहले, जब व्यसना की उम्र 66 साल थी, एक कमरे में तन्हाई में उसकी मौत हो गई। आखिरी कई साल उसने एक कमरे के अंदर खुद को समेट रखा था और उसी एक कमरे में वो रहती थी और उसी कमरे में बड़ी खामोशी से उसकी जान चली गई। उसकी मौत की बात, उसकी मौत का सच कहते हैं कई दिनों बाद दुनिया को पता चला, क्योंकि वो तन्हा एक कमरे में रहती थी। उसने अपनी दुनिया समेट ली थी एक कमरे में। इसके बाद उसकी जब मौत की खबर आई तो फिर पूरी दुनिया में वो 1972 का हादसा उसको भी याद किया गया। तो 33,000 फीट की ऊंचाई भी जिसे नहीं मार सका, उसे उसकी बीमारी, उसकी तन्हाई, बेरोजगारी, इन चीज़ों, खालीपन, अकेलापन, उसने उसकी 66 साल की उम्र में जान ले ली। तो ये थी कहानी उस चमत्कार या फिर कहें उस करिश्मे की, कि इंसान वही है। एक और भी है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो वही है, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहे कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए उसकी जान नहीं गई और जब गई तो बिल्कुल तन्हाई में गई। तो ये थी आज की कहानी। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज प्रियंका कटियार कानपुर से है, इनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे प्रियंका कटियार जी। इन्होंने बर्थडे में केक मांगा था। अब मैं कानपुर केक कैसे भिजवाऊँ आपके पास, तो कभी आप दिल्ली आएंगे तो ज़रूर खिलाएंगे पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। इसके अलावा अनित, आज इनका भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे अनित। और प्रिया सौ उन्होंने भेजा, इनके भाई हैं। और अनित साहब ने कोविड काल के दौरान कोरोना में बड़े अच्छे काम किए, लोगों की बड़ी हेल्प की, चूँकि ये मेडिकल उससे जुड़े हुए थे। चाहे ऑक्सीजन की क्राइसिस के दौरान काम हो, पेशेंट का काम हो, जो हाहाकार था आप सबको पता होगा। तो थैंक यू सो मच अनित साहब, आपके इस हेल्प के लिए, इस समाज सेवा के लिए, लोगों की मदद करने के लिए।
एंड हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, खूब लंबी उम्र पाएँ। इसके अलावा मयूर का भी आज जन्मदिन है, बल्कि हाँ, और हैप्पी बर्थडे मयूर। और इनकी मम्मी जो हैं सीमा शर्मा, इनका कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सीमा जी। और मदन शर्मा जी ने भेजा है ये पौंटा साहिब से। मैं गया हूँ पौंटा साहिब एक बार पिकनिक मनाने, बड़ी खूबसूरत जगह है और वहाँ बहुत ताज़ी मछली मिलती है। इसके अलावा राहुल यादव हैं मुंबई से, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे राहुल साहब। मयंक गोयल हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मयंक। और तनुज गोयल इनके भाई ने भेजा है फिरोज़ाबाद से। सष्मिता एलियस लीज़ा, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सष्मिता जी। और दिलीप कुमार बारिक ने भेजा है, इनकी पत्नी है उड़ीसा से। इसके अलावा अंजलि का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अंजलि। और अंकित अनुज ने भेजा है। साथ ही अब्दुल कादिर का भी आज जन्मदिन है, एक पाकिस्तानी ग्रेट स्पिनर भी थे हैं। तो अब्दुल कादिर साहब, आपको भी जन्मदिन की मुबारक बहुत बहुत। इसके अलावा बबीथा अकुपोली, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है कि एक शख्स जो 9 साल तक बेहोश रहा, तो मैं ज़रूर इस कहानी को रिसर्च करके आपको सुनाता हूँ। अंकित दुबे हैं और चेतना राज, एक एक्ट्रेस, उनकी डेथ मिस्ट्री की कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा इंदु शर्मा जी, नमस्कार प्रणाम, नाराज़ ना हो आप। इन्होंने कहा कि अगर आप शम्स सूरज हैं तो इंदु में चांद, और आप बिल्कुल खाला भी बन सकती हैं मेरी, पर माफ़ी चाहता हूँ कई बार रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ इसलिए, और आपसे तो हक है, बोल सकता हूँ। टिंकू जी हैं एक, थैंक यू सो मच। टिंकू मुखर्जी हैं, बल्कि टिंकू मुखर्जी, सॉरी माफ़ करें, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। इसके अलावा घनश्याम रे पुतिन की कहानी सुनना चाहते हैं, शायद मैंने सुना ये किस्तों में। इसके अलावा डॉक्टर अनिल यादव हैं, आज़म खान की कहानी सुनना चाहते हैं। अभी आज़म खान को ज़मानत मिल गई, चलिए एक दिन आपको तसल्ली से सुनाता हूँ। रितेश जायसवाल हैं। इसके अलावा कयूम चौधरी हैं बांग्लादेश से, इंग्लिश में टाइटल अब आ रही है कहानी की, और मुसाद की स्टोरी जल्दी आपको फिर से सुनाता हूँ। थैंक यू सो मच कयूम साहब। इसके अलावा जागृति पटेल जी हैं अहमदाबाद से, कल जो हमने कहानी सुना है उसमें भी एक जागृति पटेल थी, इन्होंने कहा कि अपना नाम सुना और ये बीजल जोशी कहानी सुनना चाहती हैं, तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए जागृति जी। और मोहम्मद हसन, एक सीरियल किलर, इसकी कहानी मैं शायद कल या मंडे तक सुना दूंगा, आपसे वादा है हसन साहब। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। हाँ, साथ में आज नेहा कुमारी और चंदन कुमार जी की एनिवर्सरी है, तो मैं भूल ही गया, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और कामनी नेगी की भी एनिवर्सरी है। अब इनके हस्बैंड साहब का नाम तो लिखा नहीं, कृष्ण कुमार साहब ने, जो इनके दोस्त हैं, लेकिन चलिए आप दोनों को बधाई। साथ ही राज और इंदु, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक। आप लोग हमेशा अच्छे रहे। आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।